साइंस में डर लग रहा है कि फेल हो जाओगे, तो भाई बस ये एक वीडियो देख लो, 20 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं तुम्हारे। मैं हूं प्रत्युष प्रत्यय और आज बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड और हाई यील्ड टॉपिक्स कवर करेंगे। क्यों बायोलॉजी? क्योंकि बायोलॉजी जो है वो 30 मार्क्स का है, ठीक है। केमिस्ट्री 25 मार्क्स का है और फिजिक्स 25 मार्क्स का है। तो बायोलॉजी इजी है स्कोर करना और कम टाइम में स्कोर करना, इसलिए हम बायोलॉजी को आज पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे साथ और 20 मार्क्स को अपने पॉकेट में कर लो। हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। देखो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देख, यहां पे है हमारा माउथ, ये लंबा सा पाइप है, फूड पाइप, जहां से खाना स्टोमक तक जाता है। ये दिख रहा जे शेप्ड, जे शेप्ड, ये हमारा स्टोमक है। ये ब्लू वाला देख रहे हो, ठीक है, ये लीवर है हमारा, और लीवर के अंदर है गॉल ब्लैडर। स्टोन अक्सर यहीं पे होता है, पिंक पिंक में जो दिख रहा है तुमको, ठीक है। इसके उसके बाद ये दिख रहा है लंबा टाइप का जो दिख रहा है, बड़ा टाइप में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे छोटा 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 जो कॉइल किया हुआ है, ठीक है, असल में इसका लेंथ होता है 5 से 7 फीट, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो अब समझ हो क्या रहा है। ये फूड है, फूड जा रहा माउथ में, माउथ से अंदर जा रहा है फूड पाइप में। इस फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफिगस। ईसोफिगस से होते हुए फूड जो है वो आ जाता है स्टोमक के अंदर। उसके बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कि इतना ज्यादा कॉइलिंग है कि ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये जो बचता है, बाकी बचा हुआ चीज, यानी कि वाटर ही मैक्सिमम अमाउंट में वाटर बचता है और वेस्टेज बचता है। तो वाटर लास्ट में वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस की ओर बाहर चला जाता है, एनस से बाहर चला जाता है, ठीक है, फीसेस की फॉर्म में, यानी कि जो सुबह में हम लोग पट्टी करते हैं उसके फॉर्म में। समझ आ गया? देख, इसको क्लियर वे में समझते हैं थोड़ा। तो हमने देखा कि फूड जो है वो पहले गया माउथ में। माउथ के अंदर होता है सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करता है सलाइवा को, और सलाइवा के अंदर होता है सेलिवरी एमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट कर देता है फूड को। अब जो फूड जो है वो चला जाता है ईसोफिगस के अंदर, जो फूड पाइप है उसके अंदर होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि मान लो कि तुम एक क्या बोलते हैं, पाइप के अंदर फंस गए, ठीक है, एक लंबा सा पाइप है, उसके अंदर तुम फंस चुके हो। अब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आगे बढ़ने के लिए क्या होगा ना, कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हमारा गला के अंदर जो पाइप है, फूड पाइप जो है वो करता है। वो कॉन्ट्रैक्शन करने के वजह से कुछ इस तरह से जो है दिख रहा है, कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, जिसके वजह से ये जो फूड है इसमें फोर्स लगने के वजह से ये फूड नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से फोर्स लगेगा तो नॉर्मल सा बात है, कोई भी चीज फूड जो है वो नीचे चला जाएगा। ये होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के बाद ईसोफिगस से फूड जो है वो चला जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीज रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस को। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पी से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है, वो हमारे वाल को बचाता है एसिड मीडियम से, जो कि HCl के वजह से हुआ है, ठीक है। एसिड जो है वो वाल को जला देगा, उसको बचाने के लिए म्यूकस जो है वो पूरे वाल, जो स्टोमक का वाल है, उसके ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अब फूड जो है स्टोमक से होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब देख, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो देखो, स्टोमक से चला गया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस का मेन पर्पस है डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक और चीज रिलीज करता है, वो है ट्रिप्सिन। भाई पेप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्ट किया ना, फैट डाइजेस्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिन को। तो अब देखो, हमारा फूड है प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। प्रोटीन के फॉर्म में जो है, तो प्रोटीन टूट के, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज डाइजेशन, है ना, तो डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन टूट के बन जाता है एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट टूट के बन जाता है ग्लूकोज, और फैट टूट के बन जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट दो चीजों में टूटता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। बाकी दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो एक एक चीज में टूटेगा। प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है विलाई। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जो फूड जो है ना, जो फूड है वो इतने 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 जगह पे ये जाते जाएगा, और इतना जगह जो वो इतना जगह से जब वो गुजरेगा ना, तो इतने जगह वो एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि सीधा सा बात ये है कि विलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है? सरफेस एरिया बढ़ गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा जगह रहेगा। प्लेग्राउंड अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा जगह हम लोग खेल पाएंगे फुटबॉल को, उसी तरह से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? फूड जो है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद बच जाता है वेस्टेज, ठीक है, जो कि सुबह सुबह हम एनएस के थ्रू पॉटी में निकाल देते हैं, ठीक है, जिसको कि हम फीसेस बोलते हैं। सुबह में पॉटी निकालना उसको इजेशन बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। लेकिन जो हम लोग सुसु करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है, उसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखो भाई, सबसे मेन चीज है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम होता है इस जगह पे, ये दिख रहा है मेरा हाथ, बस इस जगह पे होता है डायफ्राम। ये देखो, जब मैंने सांस लिया ये ऊपर खिंचता है, ये देखो कुछ इस तरह से हुआ। जब मैंने सांस लिया, देखो सांस लिया ये यूं हो गया, ठीक है। मैंने सांस छोड़ा ये वापस से रिलैक्स हो गया। मैंने सांस लिया यूं हो गया, मैंने सांस छोड़ा यूं हो गया। समझ गया? देखो डायफ्राम कुछ रिलैक्स, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स रहता है। पहले रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम इस तरह से है, देख लो, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि वो ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर गया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि सांस को हमने अंदर लिया, ठीक है। सांस अंदर होने के बाद क्या हुआ? हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे तो यहां देखो, ठीक है, वो वापस से रिलैक्स स्टेट में आ गया जैसा पहले था, ठीक है। वो हम लोग क्या हुआ, नीचे की तरफ खींच दिए, नीचे की तरफ खींचे तो वापस से वो रिलैक्स स्टेट में आ गया, है ना। तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ठीक है। सांस में हम लोग लेते क्या है? ऑक्सीजन को, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर आने के बाद ब्लड में जो है ना, ठीक है, फूड को ब्रेक करता है ऑक्सीजन। फूड का ब्रेकिंग जब होता है, ऑक्सीजन जब अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जब जाता है, ठीक है, तो फूड डाइजेशन में वो हेल्प करता है, यानी कि फूड को ब्रेक करने में वो हेल्प करता है। तो फूड ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है? एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फूड ब्रेक होने के बाद एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर आ जाता है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग है बस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यह ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है जहां पे कि एनर्जी रिलीज हो रहा है फूड से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है साथ में, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। अब इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्रामेटिक वे में देखते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है, पहला तो ये देखो कि ये हमारा नेजल पैसेज है, यानी कि नाक है हमारा, ठीक है। यहीं से हवा जाता है, देख लो, पहले समझ लो, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसी इसी पैसेज से होते हुए अंदर गया। अब जहां पे अंदर गया, जिस जगह में स्टोर हुआ, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद एक होता है हमारा जो अभी पहले पढ़ा, फूड पाइप, है ना। तो फूड पाइप में नहीं जाके वो जाता है किसमें? लैरिंग्स में।
दिख रहा है, ये देखो लैरिंग्स में जा रहा है, फूड पाइप में नहीं जाके ऑक्सीजन कहां जा रहा है, लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है ये नीचे जाता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया दिख रहा है, कुछ ब्रांच टाइप का दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो यहां से होते हुए वो कहां चला जाता है, ब्रैंक्यूल्स में। ठीक है, ये देखो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो गया ब्रैंक्यूल्स में, दिख रहा है, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे इस वाले राइट वाले लंग्स में 3 ब्रोक्यूल्स है और लेफ्ट वाले लंग्स में 2 ब्रोक्यूल्स है। समझ गए। अब देखो ब्रोक्यूल्स भी जो है वो अलग डिवाइड होते हैं, यानी कि ब्रांचेस का ब्रांचेस आ गया। ठीक है, तो ब्रांचेस का ब्रांचेस आ गया, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। समझ गए। अब इसके बाद एक ब्लू ब्लू कलर का सैक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इसी के अंदर होता है ब्लड वेसल्स, इसी के अंदर होता है ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है और ब्लड के अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन आता है और ब्लड के अंदर चला जाता है, तो ब्लड में गया, वहां पे ब्रेक डाउन किया फूड को, उससे एटीपी रिलीज हुआ और फिर बच गया ऑक्सीजन, और एटीपी रिलीज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी वे में, इसी पाथवे से वो बाहर चला जाता है। ठीक है, ये पाथवे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पे है। सबसे पहले नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से होते हुए फिर जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद गया लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाके ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद एल्वियोलर सैक, और लास्ट में आता है एल्वियोलर सैक के अंदर में होता है एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म हुआ। अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल सर्कुलेशन पे, या फिर हार्ट बोल लो इसको। ठीक है, तो देखो हार्ट का जो भी मैकेनिज्म है हार्ट का, उस पे आ गए हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या है और क्यों इसका जरूरत पड़ा, वो देखो समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, पहले देखो डबल सर्कुलेशन है क्या। देखो ये वेन है, ब्लू वाला वेन है और रेड वाला तुम्हारा आर्टरी है। ठीक है, वेन का वाल तुम्हारा पतला होता है और आर्टरी का वाल जो है वो मोटा होता है। ठीक है, आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, उस वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसको मैंने ब्लू एरो से दिखाया है। ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट का एक सिंपल सा काम है कि ऑक्सीजन आ रहा है लंग्स से। ठीक है, लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजन और उसके बाद कहां जा रहा है, हार्ट में। लंग्स से ऑक्सीजन आया और गया ब्लड में। ठीक है, और वो ब्लड जो है अब वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो हार्ट का काम क्या हुआ, पंप करना। ठीक है, पंप किया, तो पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरी से होते हुए गया हमारे बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी में गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि हमने जब सांस लिया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, कौन पंप किया ब्लड को, हार्ट। अब बॉडी के बाद जो है, अब हमने छोड़ा, सांस को छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, वेन के रास्ते निकलेगा, वेन से होते हुए वापस वो लंग्स में जाएगा। ठीक है, या लंग्स में आएगा और लंग्स से फिर वापस वो क्या बोलते हैं, उसी पाथवे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमने पढ़ा था उसी पाथवे से हम नेजल पैसेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट का सिंपल सा रोल है कि हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ट्रांसफर करता है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से रिपीट करता है। बस इसी साइकिल को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म और इसका रोल पूरी अच्छे से डिटेल्स से। ठीक है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है डबल सर्कुलेशन। तो देखो मेन सबसे पहला क्या हो गया पॉइंट, सेपरेट करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, क्यों, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो, इस वजह से। अब क्या होता है, दूसरा क्या है, इनेबल्स हाई प्रेशर सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हाई प्रेशर सर्कुलेशन होता है। क्यों, आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होता है और वेन में कम प्रेशर होता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, फॉर एफिशिएंट एंड फास्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज का फास्ट ट्रांसफर के लिए, फास्टली तुरंत ट्रांसफर हो जाए, इसलिए इस डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस है। अब देखो डबल सर्कुलेशन हो कैसा रहा है। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है, ये चला गया लंग्स के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर गया, अब ये आ गया तुम्हारे ब्लड के अंदर। ठीक है, मान लो ये ब्लड के अंदर आ गया, अब ब्लड से होते हुए देखो ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए जा रहा है हमारे हार्ट में। ठीक है, ये कौन सा ये जो ऑक्सीजन आया ये आ गया हमारा पल्विनरी वेन में। याद रखना ये ऐसा
वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में हमने पढ़ा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसा वेन है जो एक ऐसा वेन है जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, वो है पल्मिनरी वेन। एक ऐसा आर्टरी है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, वो है पल्मिनरी आर्टरी। जिसमें पल्मिनरी लग गया समझ लेना वो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले आया पल्मिनरी वेन में, पल्मिनरी वेन से वो एंटर किया तुम्हारा कहां, लेफ्ट एट्रियम में, जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। ऊपर में लेफ्ट एट्रियम हुआ, लेफ्ट एट्रियम से इंटर करने के बाद वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो चला जाएगा कहां, सॉरी, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो कहां चला जाएगा, देखो ये ऑर्टा है या फिर आर्टरी, इसी को ऑर्टा भी बोलते हैं, ध्यान दिए होगे तुम कभी हार्ट जब पढ़े होगे तो, ठीक है। ये ऑर्टा से निकलते हुए हमारे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में चला गया, सेल के अंदर चला गया ऑक्सीजन, वहां से क्या निकल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो वेन में जाएगा। अब वेन का काम आ गया, देखो अब वेन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। नीचे वाले में गया तो इंफेरियर वेना केवा, और ऊपर वाले से गया तो सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, जानते हो। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों किसके अंदर चले जाते हैं, राइट ऑडिकल में या फिर राइट एट्रियम में चले जाते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम में यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद फिर कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद फिर क्या हो रहा है, पल्मिनरी आर्टरी में जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पल्मिनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मिनरी आर्टरी से फिर कहां चला जाता है, लंग्स के अंदर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। होप समझ चुके होगे तुम, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा इजेशन, एजेशन क्या होता है, पट्टी को बाहर निकालना, लेकिन एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ठीक है। कौन सा वेस्टेज, तो नाइट्रोजन वेस्टेज, याद रखना नाइट्रोजनस वेस्टेज है ये, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। तो नाइट्रोजनस वेस्टेज में कौन कौन आ जाता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज है। तो ये आखिर बाहर कैसे आएगा, तो हमारे जो हम लोग सुसु करते हैं उसके थ्रू, उसी रास्ते से वो ये सारा बाहर आता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, और ये किडनीज के द्वारा फिल्टर किया जाता है, याद रखना, किडनीज के द्वारा फिल्टर करके और इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप फिल्टर करने का क्या जरूरत पड़ा भैया, बताए, समझ में नहीं आया, ये फिल्टर करने का क्यों जरूरत पड़ा भाई, किडनीज इसलिए फिल्टर करता है ताकि मैक्सिमम ऑफ वाटर जो है वो तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो हो ही रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर भी कुछ ना कुछ तो वाटर बच ही रहा होगा ना, तो जो वाटर या फिर जो भी एब्जॉर्प्शन करने वाला जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, ठीक है, उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है ताकि ब्लड में ये नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं जाए, नाइट्रोजन वेस्टेज ब्लड में नहीं जाए, ठीक है, वो बाहर निकल जाए। किडनी का जरूरत इसलिए पड़ा कि जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वो ब्लड में नहीं जाए, वो क्या हो, किडनी के थ्रू फिल्टर होके वो बाहर निकल जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो ये हमारा किडनीज है दो, ठीक है। किडनीज के अंदर होता है नेफ्रॉन, दिख रहा, किडनीज के अंदर होता है नेफ्रॉन, और दो पाइप होता है, किडनी से दो पाइप कनेक्टेड होता है, दिख रहा है ना। तो ये जो दो पाइप कनेक्टेड है इसको बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है। और ये जो एक बड़ा पाउच टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब तुम देखोगे, जब तुमको तेज पेशाब आता होगा, बहुत ज्यादा जोर से सुसु लगता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, ठीक है। तो वो जो स्टोरेज एरिया है ना, तो वो यही है, यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा वो बहुत ज्यादा भर चुका होता है, ठीक है, और अब उसमें क्षमता नहीं होता है स्टोर करने का और ज्यादा, इसी वजह से हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। बात समझ गए। अब समझो कि किडनी के अंदर आखिर फिल्ट्रेशन होता कैसे है, ठीक है, ये मैकेनिज्म हमें समझना है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में ही समझना है हमको, मेन एक्सक्रीशन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। तो चलो देखो कैसे होता। तो अब देख रहे हैं हम लोग नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन क्या हो रहा है देख लो, पहले स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये दिख रहा, देखो कैसा, देखो स्नेक टाइप का दिख रहा है भाई, भैया स्नेक टाइप का दिख रहा, हाँ भाई देख लो, सीख लो, समझ लो, ठीक है। तो यहां पे ब्लड का एक बनता है गुच्छा, ब्लड नहीं बोलेंगे असल में, कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है, कैपिलरीज का गुच्छा बनता है, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड चल रहा है, ठीक है। तो कैपिलरीज के गुच्छे को ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जो ब्लड जो है ना, इसी ग्लोमेरुलस से होते हुए चलते जाता है, ठीक है,
ये कैपिलरीज से होते हुए ब्लड जो है वो चलता है, ठीक है। तो अब ये फिल्टर यहाँ पे समझो एक तरह से फिल्टर कटोरा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ब्लड से जो है ये देखो ये फिल्टर लगा हुआ है और ये ब्लड से जो है फिल्टर होके इस ये कैप्चर कर रहा है, ठीक है, कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है। अब ये कैप्चर किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पीसीटी में लेके आएगा, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां लेके आएगा, फिर यहां से चला जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले समझ जाओ ये लंबा यू होता है, लंबा यू इज इक्वल टू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे आने के बाद ये यूरिन, ठीक है, कहां आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। बस इतना सा मैकेनिज्म है नेफ्रॉन का या फिर एक्सक्रीशन का। तो अगला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब देख, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं क्या कि फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। समझो बाबू, लाइट जो है यानी कि सनलाइट, सनलाइट जो है वो पड़ रहा है इस पोर पे। पोर यानी कि स्टोमेटा। पोर का मतलब यहाँ पे लीफ में पोर्स होता है, होल्स होता है, छेद होता है, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के अंदर जो है, स्टोमेटा के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। यहीं पे सनलाइट ट्रैप होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। और सनलाइट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है यानी कि ग्रीन से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है। असल में पड़ रहा है स्टोमेटा के ऊपर, लीफ के ऊपर, लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लांट को ऊपर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और रूट से मिल गया इसको वाटर, रूट से मिल गया वाटर, ठीक है। इन तीनों के मिलने के वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, ये तीनों जब मिल रहा है, ठीक है, ये तीनों जब मिल रहा है तो बन रहा है फूड, यानी कि प्लांट से, प्लांट के लीफ में क्या बन रहा है, फूड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में वाटर बन रहा है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस बोल क्या रहा है कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो सनलाइट है, प्रेजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर भी प्रेजेंट है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना CO लिखा गया है, CO2 कर लेना, ठीक है। और लास्ट क्लोरोफिल, लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, इसका भी प्रेजेंस होना, प्रेजेंट होना जरूरी है, इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, पूछ देगा डेफिनेशन, बताओ फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, तो बता दिया मैंने। साइट पूछ देगा, साइट क्या है, कहां पे होता है ये फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल्स, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है जिसका प्लांट ने यूज किया, तो नॉर्मल सा बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही दो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जिसका प्लांट ने यूज किया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस का आखिर लाभ क्या मिला, तो लाभ यही मिला कि फूड, फूड मिल गया, उससे फूड प्रिपेयर किया है ना, फूड यानी कि ग्लूकोज, और साथ में क्या मिल गया, ऑक्सीजन, ठीक है, यही लाभ मिला। तो इससे इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो ले रहा है प्लांट, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो देख लो क्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ऐड हो रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। और दे क्या रहा है, ग्लूकोज दे रहा है यानी कि फूड दे रहा है, और ऑक्सीजन दे रहा है और वाटर दे रहा है। अब इसको इक्वेशन में बैलेंस कर लो, कैसे करेंगे भैया, बैलेंस, बैलेंस कर दीजिए भैया। अरे भाई 6CO2, 6CO2, 6 का ही गेम है बाबू, और एक जगह बस लगेगा 12 यानी कि 12H2O, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O मिलके बनता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट बनाता है, ठीक है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और उसके साथ बनता है 6 ऑक्सीजन यानी कि 6O2, और साथ में थोड़ा हाइड्रोजन यानी कि थोड़ा वाटर यानी कि 6H2O, थोड़ा सा वाटर, ठीक है। तो ये कहानी है फोटोसिंथेसिस का।
अब अगला कहानी है ट्रांसपीरेशन का। भाई वर्ड का बहुत ज्यादा हाइप है, ट्रांसपीरेशन इतना ज्यादा हाइप में है कि मत पूछो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, टी फॉर ट्रांसपीरेशन, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक्सेस वाटर का नहीं, एक्सेस वाटर का, यानी कि वाटर का, जब वाटर बहुत ज्यादा जब ज्यादा हो जा रहा है उसका, ठीक है, उसका फ्रॉम रूट्स टू लीफ, है ना, रूट से लेके लीफ में, रूट से लेके लीफ में जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो वाटर भी ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, इवापोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू उसको इवापोरेट कर दे रहा है, यानी कि वेपर बना दे रहा है, भाप बना दे रहा है। ठीक है, तो भाप जो बना रहा है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो सनलाइट पड़ा लीफ के अंदर, ठीक है, अब ये स्टोमेटा है, यहां से आ गया वाटर, ठीक है, और वाटर जो सनलाइट हीट रिलीज किया उसके द्वारा वेपर बन गया। ठीक है, यानी कि वाटर का वेपर में बनना, ठीक है, यही ट्रांसपीरेशन है, सिंपल एंड सॉर्ट आउट। तो आखिर रोल क्या है, आखिर क्यों जरूरत पड़ा, तो ट्रांसपीरेशन का जरूरत इसलिए पड़ा ताकि प्लांट जो है वो ठंडा रह सके, ठंडा रह सके। ठीक है, आखिर कैसे होता है ये, मतलब कि वाटर का, मतलब कि बाहर निकलना अंदर जाना, ये कैसे होता है, तो इस प्रोसेस को जो है ये गार्ड करता है गार्ड सेल्स। वाटर के गार्जियन कौन है, वाटर को गार्ड कौन करता है, जैसे कि हमारे बाहर में होता है वॉचमैन, तो इसके वाटर का गार्जियन करता है प्लांट्स में गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो गार्ड सेल्स है, ठीक है, ये अभी खुला हुआ है, तो यहां से तुम्हारा वाटर निकलेगा, और इस तरफ में गार्ड सेल्स बंद है, तो गार्ड सेल्स बंद है तो वाटर नहीं निकलेगा, वाटर नहीं निकलेगा, वाटर नहीं निकलेगा। ठीक है, बस इतना सा ही है। गार्ड सेल्स स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग का रोल भी बता दिया मैंने, ट्रांसपीरेशन भी बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो, सबसे पहले तो देखो ये पिज्जा है, वाह कितना, देखो कितना चीजी है, कितना फीलिंग्स भरा हुआ है भाई, चीज देख रहे हो, चीज से तो मुंह में पानी आ गया, नहीं आ गया, तो तुम्हारे अगर वाटर आ गया माउथ में, ठीक है, माउथ में अगर वाटर आ गया तुम्हारा, तो ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन, तुमने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है, तुमने देखा, पिज्जा को देखा, और उससे क्या आया, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी में क्या आया, पानी आ गया, यानी कि माउथ में पानी आ गया, तो ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो अब सब सिंपल सा बात ये है, इतना सा बात है, यहां देखो समझो, हाँ ये तुम्हारा हाथ है, इसको तुम टच कर रहे हो, ये कैंडल में है, कैंडल में तुम टच कर रहे हो, ठीक है, ये जैसे तुम टच करोगे फट से तुम्हारा देखना उंगली वापस आ जाएगा, ठीक है, लगते ही वापस आ जाएगा, ये ब्रेन तक भी जाने नहीं देता है, तो ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ठीक है, वो ये एक्शन लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन का जो टाइमिंग होता है ना, ये बहुत ज्यादा ही कम होता है, जिस यानी कि ये बहुत ज्यादा क्विक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा क्विक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि हाथ पीछे खींचा रहा है, ठीक है, ये इतना ज्यादा तेज है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन तक को पता नहीं चलता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, कि जब ब्रेन का जरूरत नहीं पड़े ऐसा एक्शन करने में। ठीक है, जैसे कि तुम गर्म तवा पे हाथ रखोगे, तुम फटाक से उठा दोगे हाथ, ठीक है, इसमें तुम्हारा ब्रेन तक को जरूरत नहीं पड़ा, ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ा ये एक्शन लेने के लिए, ये एक्शन लिया गया स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, ये कैसे लेते हैं ये समझो, तो ये समझ में आएगा हमें रिफ्लेक्स आर्क से। रिफ्लेक्स आर्क बताता है पाथवे, पाथवे यानी कि रास्ता, कि किस रास्ते से होते हुए कैसे ये मैकेनिज्म काम किया, कैसे ये तुरंत, ठीक है, हमने टच किया गर्म तवे को और वो वापस आ गया है, बस इस चीज को समझना, इस रास्ते को समझना रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो समझो। ठीक है, हमें हीट लगा, हीट के बाद क्या हुआ, स्किन में तुम्हारा रिसेप्टर्स है, ठीक है, स्किन में रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स क्या किया, इंफॉर्मेशन पहुंचाया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, और वो प्रोसेस, वो जो है इंफॉर्मेशन दिया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे पीछे का रीढ़ का हड्डी। ठीक है, सीधा सा बात है, स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे पीछे का रीढ़ का हड्डी। ठीक है, वहां पहुंचाया, उसके अंदर होता है रीले न्यूरॉन, रीले न्यूरॉन, ठीक है, रीले न्यूरॉन जो है, अब वो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पास करेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हैंड मसल को बोलेगा भाई तू अपना हाथ हटा ले। ठीक है, तो देखो ये कैसे हो रहा है, डायग्राम के थ्रू समझो। ठीक है, ये हाथ जैसे ही तवा में पड़ा, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन फटाक से
ये फटाक से सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड में चला गया और स्पाइनल कॉर्ड में जाके बोला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, गरम तवा हाथ में पड़ा है। तो सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा देखो यहाँ पे छोटा सा है ना रिले न्यूरॉन लगा हुआ है। रिले न्यूरॉन फटाक से ये इंफॉर्मेशन दे देगा तुमको, किसको? मोटर न्यूरॉन को। देख रहे हो, मोटर न्यूरॉन को दे दिया। मोटर न्यूरॉन क्या किया, हैंड रिसेप्टर को जाके बोल दिया, हैंड मसल को, कि भैया हाथ हटा लो। तो हैंड मसल ने हाथ को हटा लिया, खींच लिया। बस यही है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए? अब देखो, आप समझो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है वो देखो, ठीक है। तो पहले है मेल और दूसरा है फीमेल। इन दोनों का हम करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है ये समझो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले तो टेस्टिस रिलीज कर रहा है जर्म सेल को, ठीक है। मेल जर्म सेल को रिलीज करता है टेस्टिस और फीमेल जर्म सेल को रिलीज करता है ओवेरी। ध्यान देना, ठीक है। अब ये जर्म सेल जो है ना, ये बड़ा होके या फिर मैच्योर होके, जैसे तुम मैच्योर हो जाते हो तो एडल्ट बन जाते हो, उसी तरह से मेल जर्म सेल मैच्योर होके स्पर्म बन जाता है और फीमेल जर्म सेल मैच्योर होके ओवम बन जाता है या फिर एग बन जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो, स्पर्म जो है वो ओवम में कुछ इस तरह से अंदर चला जाता है, ठीक है। अब अंदर गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट, ठीक है। पीछे तो टेल है, ठीक है, लेकिन ये व्हाइट व्हाइट न्यूक्लियस है। अब दोनों का न्यूक्लियस एक साथ मिक्स हो गया, तो ये मिक्स जो हो गया, एक न्यूक्लियस अभी वन न्यूक्लिएटेड स्टेट है, इसको बोलते हैं जाइगोट। इसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो डिवीजन हो गया, अंदर में डिवीजन हुआ, जाइगोट ने मल्टीपल फिजन किया, ठीक है। तो अब इस स्टेट को बोलते हैं हम एम्ब्रियो, ठीक है। ऐसे स्टेट को बोलते हैं हम एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद होता है डेवलप हमारा बच्चा, यानी कि हमारा मतलब सभी का, जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबका जो बच्चा है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। सेल से बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सेल से बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और जब बच्चा दिखने लगा तो इस प्रोसेस, इसको बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं फीटस, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पिंक पिंक टाइप का ये दिख रहा है तुमको, ये है तुम्हारा प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यही जो है ना न्यूट्रिएंट्स, यही जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं मदर से बच्चे में, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जितना भी नाइट्रोजन वेस्टेज है या फिर जो भी वेस्टेज है वो बाहर भी निकलता है इसी प्लेसेंटा के थ्रू। मदर से मदर में जाता है और मदर फिर बाद में एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। समझ गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो, हमने क्या पढ़ा कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर होता है, यानी कि टेस्टिस रिलीज करता है स्पर्म को, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है ये चला जाता है वाज डिफरेंस में, ठीक है। वाज डिफरेंस क्या होता है भैया, ये देख वाज डिफरेंस दिखा रहा हूं, ये देख, ये रहा वाज डिफरेंस में गया। अब ये चला गया ऊपर, ठीक है। ऊपर कहां गया, यूरेटर में, ठीक है। वही यूरेटर जो किडनी में तुम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। अब यूरेटर से होते हुए ये यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ऐसा ओपनिंग है जहां से सुसु भी होता है और साथ में स्पर्म भी बाहर आता है। स्पर्म किस में होता है, स्पर्म डायरेक्टली नहीं होता है, याद रखना, स्पर्म सीमेन के फॉर्म में होता है। सीमेन एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। ये फ्लूइड बनाता कौन है, देखो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है और सेमेनाइल वेसिकल दिख रहा है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है और सेमेनाइल वेसिकल दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों के थ्रू जो है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, किसमें, फीमेल के बॉडी में जब जाए तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का इजी हो, और साथ में साथ स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देता है, यही सीमेन देता है न्यूट्रिशन। समझ गए। अब देखो टेस्टिस का रोल क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है गैमिट को, ये पता है। दूसरा चीज क्या, टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो कि वो सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है कि चेंज करता है अपीयरेंस को। जैसे कि जब हम बड़े होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे जो अपीयरेंस चेंज होता है, क्योंकि 10 से 12 साल तक तो लड़का और लड़की दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। जरा सा माइनर डिफरेंसेस होता है, ठीक है। लेकिन जो अलग बॉडी में चेंजेस दिखता है, जो दिखता है अपने आंखों से, ठीक है, जैसे कि दाढ़ी आ जाना, ये वो कुछ भी, मूंछ आ जाना या फिर कुछ भी, ठीक है, जो हमको देख सकते हैं, वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। और ये प्यूबर्टी में जो मेल में जो चेंजेस आता है, ये आता है टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन की वजह से। समझ गए? अब जो है कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, यही टेस्टिस जो है, ठीक है। अब देखो, हमने ग्लैंड्स के बारे में बात कर लिया पहले ही कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो है वो मिल्की फ्लूइड स्ट्रक्चर या फिर मिल्की फ्लूइड स्ट्रक्चर को वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट इजी करता है स्पर्म का और न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ओवेरी है, ठीक है। ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये यूटेरस है, ये है तुम्हारा वेजाइना, ठीक है, जहां पे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। सबसे पहले देखो ओवेरी, ओवेरी से यानी कि ओवेरी, इसके अंदर होता है तुम्हारा ओवम, ठीक है। यानी कि ओवेरी रिलीज करता है ओवम को, ठीक है। ओवम यानी कि फीमेल फीमेल गैमेट को, ठीक है। वो कहां, अब ये ओवम जो है ये चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में, और उसके बाद फिर यूटेरस में जाता है, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये देखो कहानी, मैं तुम्हें कहानी दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा, ये ओवेरी, ओवेरी के अंदर होता है ओवम, ये देखो ओवेरी के अंदर होता है ओवम, ठीक है। ये जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, बस इसी जगह पे रुक जाता है और यहीं पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखो, स्पर्म जो है वो इस वेजाइना से बाहर ऊपर आता है, ऊपर आता 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 ये यूटेरस के पास जाता है और ये चला जाता है इसके पास, यानी कि ओवम के पास, ठीक है। और इसी जगह पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन, दोनों का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में होता है। ध्यान रखना ये बात को। जब जाइगोट बन जाता है, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट जाके ये इस यूटेरस से जाके जाके चिपक जाता है और इसी जगह पे हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब हमारा डेवलपमेंट होता है तब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतना भी सिंपल फंडा नहीं है। क्यों? देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी होगा तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग पीरियड आ जाएगा, ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। समझ गए? तो अगला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, ठीक है। तो समझो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो डिजीज फैलता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को, कि जो डिजीज फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, उसको बोलते हैं एसटीडीज या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये दो तरह से फैल सकता है। अगर बैक्टीरिया फैलाया तो गोनोरिया हो सकता है या सिफिलिस हो सकता है। अगर वायरस फैलाया तो तुमको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है या वार्ड्स हो सकता है। एड्स एचआईवी की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बहुत ऐसा केसेस होता है जब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, ठीक है, तो उन केसेस को एग्जामिनर पूछता है। तो ध्यान दो कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्डोम्स का, ठीक है। मेल यूज करता है पेनिस में लगाता है और फीमेल जो है वो वेजाइना में यूज करती है, ठीक है। तो फीमेल के लिए डायफ्राम भी होता है, ठीक है, और लेकिन मेल के लिए सिर्फ कॉन्डोम्स होते हैं। और दूसरा चीज है तुम्हारा लूप और कॉपर टी, ये फीमेल के वेजाइना में फिट किया जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स होता है कि इरिटेशन होने लगता है यूटेरस में। दूसरा ऑप्शन है ओरल पिल्स का, जो कि फीमेल लेती है, ठीक है। इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, इसका भी साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स ये है कि हार्मोनल बैलेंस को वो थोड़ा चेंज कर देता है, यानी कि हार्मोन्स को थोड़ा बिगाड़ देता है, ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स है। तीसरा है तुम्हारा सर्जरी। सर्जरी क्या करता है, इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको एक बार सर्जरी हो गया उसके बाद आप फिर कभी भी क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। ये लड़कों में भी होता है, ये लड़कियों में भी होता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों में ही होता है, ठीक है। तो लड़कों में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को, जो हमने पढ़ा था उस टाइम से, ठीक है, वास्ट डिफरेंस को कट और टाई किया जाता है, जबकि लड़कियों में फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई किया जाता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर प्रॉपरली सर्जरी को नहीं किया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये साइड इफेक्ट्स हैं कुछ। तो अब हम लोग आ चुके हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। पहले समझेंगे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ओवरव्यू करेंगे। यहां से श्योर शॉट 2 से 4 नंबर तो लेके चलो ही तुम, कि मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ इस तरह से कि डीएनए इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब डीएनए जो है वो इस तरह से जब वो फॉर्म हो जाए, ठीक है, ये देख रहा है, तो ये बन जाता है क्रोमेटिन, ठीक है। डीएनए आपस में उलझ जाए तो वो बन जाता है क्रोमेटिन। और ज्यादा अगर वो सुलझते जाए, ठीक है, तो वो बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो एक ह्यूमन सेल में होता है,
पूरे ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, एक ह्यूमन सेल में होता है। एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स मेनली एक्स और वाई होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है, या फिर सेक्स डिटरमाइन करता है। ऑटोसोम क्या करता है भाई? ऑटोसोम जो है वो नेचुरल कैरेक्टर्स यानी कि सोमेटिक कैरेक्टर्स को सिग्निफाई करता है, जैसे कि हाइट हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया, कुछ भी, ठीक है, ये सब जो है ऑटोसोम्स पे डिपेंड करता है। अब समझो, ये तो हमारा डीएनए है और यहां पे हमने देखा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है, ध्यान रखना, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब डीएनए का बच्चा है जीन, ठीक है, डीएनए का बच्चा है जीन, लेकिन असल में बात करें सही मायने में तो डीएनए का वो पार्ट जो एक्टिव है, जो एक्टिव है, एक्टिव पार्ट ही जीन कहलाता है। और जीन का दो बच्चा है, एलील 1 और एलील 2, ठीक है। हमेशा याद रखना, जीन का हमेशा दो बच्चा होगा, ठीक है, और दोनों ही ऑपोजिट ट्रेट का होगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगर लंबा है तो दूसरा श्योर शॉर्ट है कि छोटा ही होगा, ठीक है। जीन का दो बच्चा, दोनों ऑपोजिट। अब देखो, जीन जो है वो बताता है कैरेक्टर को, जबकि एलील जो है वो बताता है ट्रेट को, ठीक है। अब जीन बता रहा है कैरेक्टर को, कैरेक्टर जैसे कि हाइट, ठीक है। तो भाई हाइट और ट्रेट क्या है? तो हाइट है, कैसा हाइट है, लंबा है या छोटा है ना। तो ये कैसा लगा देने पे हमको पता चल जाता है ट्रेट का, ठीक है। तो कैरेक्टर में कैसा लगा दो तो पता चल जाएगा ट्रेट, यानी कि हाइट कैरेक्टर है, कैसा है तो टॉल है और ड्वार्फ है, ठीक है। दूसरा, कलर कैसा है भाई? व्हाइट है, ब्लैक है। शेप कैरेक्टर है, शेप कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेड बता दो कैसा है, राउंड है और कैसा है, ट्रायंगल है। मान लो ट्रायंगल, इसमें मैंने ट्रायंगल लिख दिया, असल में होता है जो हम आगे पढ़ेंगे वो है रिंकल्ड, ठीक है, ध्यान रखना, रिंकल्ड पढ़ेंगे आगे। अब देखो समझो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वो बनता है डीएनए से, ठीक है, और डीएनए में होता है जीन, ठीक है, एक्टिव साइट्स जीन है। अब जीन में जो है, जीन के अंदर ही होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या चीज का? कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि तुम लंबे बनोगे या छोटे बनोगे, तुम्हारा आंख का कलर ब्लैक होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा, ठीक है, ऐश्वर्या राय की तरह कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है। ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये सब जीन में होता है स्टोर, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है जो वो पास होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो पास होता है, ठीक है, पापा मम्मी से बच्चों में, चिल्ड्रन में, यानी कि ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ये जो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स पास हो रहा है, इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। समझो बात को, अगर तुम्हारे पापा मम्मी का दोनों का ही आई कलर ब्लू है तो श्योर शॉट है कि तुम्हारा आई कलर भी ब्लू होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पापा मम्मी का बाल अगर ब्राउन है तो श्योर शॉट है कि तुम्हारा बाल भी ब्राउन होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, यानी कि तुम में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। अब हमारा अगला बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। ट्रेट्स जो है वो पापा मम्मी से अगर मिला, अगर पापा मम्मी से मिल गया तुमको ट्रेट, ठीक है, पापा मम्मी से जो ट्रेट मिला, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड, ठीक है, जो बर्थ से तुम्हारे पास होता है। जैसे कि तुम्हारा हाइट डिपेंड करता है कि तुम्हारे पापा मम्मी का हाइट कैसा है, ठीक है, आई कलर, हाइट, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो तुम्हारे बर्थ से ही डिपेंड करता है, इसको तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पापा मम्मी से नहीं मिला, ऐसा कैरेक्टर जो पापा मम्मी से नहीं मिला, वो तुम करते हो एक्वायर, ठीक है, लाइफ टाइम धीरे धीरे इन्वायरमेंट से जूझते हुए तुम एक्वायर करते हो। कैसे? जैसे कि नॉलेज, ठीक है, किसका नॉलेज भैया? इंस्टाग्राम का नॉलेज, वो तुम्हें पापा मम्मी से थोड़ी मिला है, ठीक है, वो तुमने एक्वायर किया है। स्विमिंग, जैसे कि स्विमिंग तुम खुद सीखते हो, जब तक तुम सीखोगे नहीं, पापा मम्मी नहीं तुमको जन्म से तुमको सिखा सकते हैं वो चीज, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में आती है, ये डिफरेंस है। अब हम आएंगे अगला टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन से, ठीक है, यहां पे भी 2 से 3 नंबर आराम से आते हैं, ठीक है। तो समझो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो, मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है। तो मेल में क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स और एक्स, ठीक है। तो जब भी दो सेम क्रोमोसोम हो,
जब भी दो सेम क्रोमोसोम हो उसको हमेशा एक मान लो, ठीक है, यानी कि एक्स मान लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेल में एक्स और वाई है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कर लो, एक्स और वाई। तो दो स्पर्म है, समझो बात को, दो स्पर्म्स है, एक में एक्स है और एक में वाई है, ठीक है। ये एक ही एक के पास जा रहा है, फीमेल का एक ही एक के पास जा रहा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर वाई वाला स्पर्म एक्स से मिल जाए तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाला क्रोमोसोम अगर एक्स से मिल जाए तो एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर एक्स वाई हो गया तो मेल हो जाएगा और एक्स एक्स हो गया तो फीमेल हो जाएगा। तो आखिर सेक्स जो है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है? लड़का। लड़का का जो वाई क्रोमोसोम है उस पर डिटरमाइंड है कि सेक्स जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है टोटली टोटली फादर पे, यानी कि मेल पे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, समझो बात, ये दिख रहा है, ये प्रोसेस, इतना प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि क्रॉसिंग हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो है ना क्या हो रहा, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैमेट्स हो रहा, यानी कि गैमेट्स जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो नॉर्मल सा बात है कि स्पर्म का न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस दोनों क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जैसा कि हमने देखा है ना। इंटरमिक्सिंग होने पे, ठीक है, यानी कि डीएनए का मिक्सिंग होने पे कुछ ना कुछ एरर होता ही है, कुछ ना कुछ एरर होता ही है। और एरर हो गया अगर डीएनए में तो इसी के वजह से हो जाता है वेरिएशन, समझ में आया, इसी के वजह से हो जाता है वेरिएशन। अब वेरिएशन होने के वजह से ही पेरेंट्स और तुम में, तुम्हारे पापा मम्मी और तुम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, जिसके वजह से तुम लोग थोड़े अलग अलग दिखते हो। वरना जैसे तुम्हारे पापा है वैसे सेम टू सेम फोटोकॉपी डिट्टो के डिट्टो तुम हो जाओगे, जैसे कि तुम्हारी मम्मी है वैसे ही डिट्टो के डिट्टो तुम हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा चेंजेस यानी कि एरर आता है डीएनए में, बस इसी के वजह से तुम थोड़ा सा वेरी कर जाते हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो अब जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है, समझो। तो पहले हमने देखा कि कैपिटल टी यानी कि टॉल और स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ, ये दोनों के बीच हो रहा है क्रॉस। यानी कि मान लो कि पी, जनरली तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था कि पी प्लांट पे क्रॉसिंग हुआ था, ठीक है। तो टॉल वाला प्लांट ड्वार्फ वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाया गया, ठीक है। तो हमने बनाया पुनेट स्क्वायर को। पुनेट स्क्वायर कुछ ऐसा बनाते हैं, एक स्क्वायर बना देना फटाक से एग्जाम में, एक प्लस कर देना, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लिखना, जो राइट साइड है उसको ऊपर में लिख देना। तो अब क्या हुआ ना, इसमें क्या देखा गया कि जब हमने इसको क्रॉस कराया, ठीक है, तो क्या हो गया, सारा का सारा हाइब्रिड टॉल आया। देखो हाइब्रिड टॉल यानी कि एक कैपिटल टी भी है और एक स्मॉल टी भी है, ठीक है। लेकिन कैपिटल टी पे स्मॉल टी भारी पड़ेगा, जिसके वजह से कैरेक्टर क्या आएगा, टॉल, 100% टॉल आ रहा है, ठीक है। और जो पहला जनरेशन हुआ, यानी कि मान लो जैसे कि तुम्हारे पापा मम्मी है, ठीक है, उन्होंने तुमको जन्म दिया तो तुम क्या हुए, F1, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो होंगे दूसरे, सेकंड जनरेशन, समझ गए। तो अब क्या हो रहा है, अब तुम्हारा शादी होगा, यहां देखो तुम्हारा शादी होगा, लड्डू मत फोड़ो भाई, इधर आ जाओ पढ़ लो, ठीक है। तुम्हारा शादी हुआ, ठीक है, तो तुम हो हाइब्रिड टॉल, ठीक है, जिससे शादी हुआ वो भी हाइब्रिड टॉल। अब दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो देखो क्या हो रहा, दोनों के बीच में जब पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉसिंग किए, दिख रहा है, तो पहले तो टॉल आया, फिर हाइब्रिड टॉल आया, फिर हाइब्रिड टॉल आया, और एक शॉर्ट भी आ गया। ओ भाई, एक ड्वार्फ भी पैदा कर दिए तुम, बताओ, ठीक है। तो एक नाटा बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है भाई, कैसे, तो पुनेट स्क्वायर बना के, क्योंकि दोनों के दोनों हाइब्रिड थे, ठीक है। ये कंडीशन आता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो जो हमको बाहर से दिख रहा है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है, कि कौन लंबा है, असल में लंबा कितना है, देखो तो टॉल कितना आ रहा है, 1 2 3, तो 3 आ रहा है टॉल, ठीक है। लेकिन जनरली अगर अंदर से खोदने जाएं, अंदर से रिसर्च करें, तो टॉल है ना, जो प्योर टॉल है वो तो एक ही है, लेकिन दो जो है वो हाइब्रिड टॉल है। प्योर टॉल बस एक ही है, लेकिन बाकी दो जो है ये हाइब्रिड टॉल है, ध्यान देना। तो ये जो हाइब्रिड टॉल और प्योर टॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां रिसर्च किया, अंदर घुस के रिसर्च किया, यानी कि उसके जीन तक में घुस के रिसर्च किया। अब जीन में जो रिसर्च किया, इसीलिए इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक अपीयरेंस, ठीक है। तो फिनोटाइप जो बाहर से दिख जाए, जीनोटाइप जिसको अंदर तक जाके रिसर्च करना पड़े, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है, तो 3 तो टॉल है भैया, 3 टॉल है,
तो 3 टॉल यानी कि 75% और एक ड्वार्फ है तो 25%। इतना मैथ तो आता ही होगा, इतना मैथ तो आता ही होगा टोटल अगर। और अब दूसरा है तुम्हारा जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि अंदर में, है ना, अंदर से देख लो। तो अंदर से देखने पे पता चला कि एक प्योर टॉल है, ठीक है, हमने लिख दिया एक प्योर टॉल है, ठीक है। दो हाइब्रिड टॉल है, देखो, तो दो हाइब्रिड टॉल लिख दिया, और एक तो तुमने ड्वार्फ बच्चा पैदा किया है भाई, तो एक ड्वार्फ हो गया, ठीक है। तो अब जो फिनोटाइपिक का रेशियो है वो आ रहा है तुम्हारा 3:1, जबकि जीनोटाइपिक का जो रेशियो है वो आ रहा है 1:2:1, यानी कि दो हाइब्रिड टॉल, एक प्योर टॉल और एक ड्वार्फ यानी कि नाटा बच्चा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा जो बच्चा हुआ ये कौन सा जनरेशन होगा? F2 जनरेशन, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी ने तुमको जन्म दिया तो तुम हो गए F1 जनरेशन, और तुमने जो जन्म दिया जिनको वो हो गया F2 जनरेशन। देख भाई केस समझ ले, इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में ये आएगा, ठीक है, ध्यान दे। तो टीटी और दो प्योर टॉल और दो प्योर ड्वार्फ, ठीक है, दो प्योर टॉल और दो प्योर ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस हुआ तो 100% टॉल आया, जैसा कि हमने देखा F1 जनरेशन में, ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिड टॉल आया था, है ना। अब दो हाइब्रिड टॉल के बीच में जब क्रॉस हुआ, दो हाइब्रिड टॉल के बीच में जब क्रॉस हुआ तो 75% टॉल आया और 25% ड्वार्फ आया, ध्यान देना, ठीक है। तो 3:1 का रेशियो आ गया। लेकिन एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा, समझ, एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा, ये टी 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 टा ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। हो सकता है वो तुम्हें घुमा दे, बोल दे कि कैपिटल डब्ल्यू है और एक स्मॉल डब्ल्यू है, या फिर कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, ठीक है। तुमको ध्यान देना है, कैपिटल वाला जब भी पूछेगा वो डोमिनेंट होगा, और जब भी स्मॉल वाला पूछेगा वो हमेशा रेसेसिव होगा, ठीक है, वो हमेशा रेसेसिव होगा, यानी कि वो दब्बू होगा, स्मॉल वाला हमेशा दब्बू होगा, ठीक है। अब चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा भी क्वेश्चन बना दे, तू ध्यान रखना एक बात कि अगर एक हाइब्रिड टॉल, ठीक है, यानी कि यह हाइब्रिड, चाहे ये टीटी रहे चाहे कैसा भी रहे, हाइब्रिड होना चाहिए, यानी कि एक डोमिनेंट होना चाहिए और एक रिसेसिव होना चाहिए, यानी कि मान ले एक डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हो गया, एक स्मॉल डब्ल्यू हो गया, ठीक है, या फिर एक कैपिटल आर हो गया, एक स्मॉल आर हो गया, ठीक है। और दूसरे तरफ इस हाइब्रिड ट्रेट को क्रॉस करा दो तुम रिसेसिव ट्रेट से, प्योर रिसेसिव ट्रेट से, ठीक है, यानी कि दोनों ही प्योर ड्वार्फ होने चाहिए, ठीक है। तो चाहे वो स्मॉल आर हो जाए, या फिर स्मॉल डब्ल्यू हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, स्मॉल घोड़ा हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं स्मॉल गधा हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी हो जाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एक अगर हाइब्रिड हो जाए और एक रिसेसिव हो जाए, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है, रिसेसिव वाला हमेशा एक हो जाएगा, ठीक है, एक में टूट जाएगा, यानी कि दो अगर स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अगर दो सेम ट्रेट हो, मान लो कि दो कैपिटल टी है तो ये हमेशा एक कैपिटल टी बन जाएगा, दो स्मॉल टी है तो ये हमेशा एक स्मॉल टी बन जाएगा, दो कैपिटल घोड़ा है तो वो हमेशा एक कैपिटल घोड़ा बन जाएगा। बात समझ गए? तो आप समझो बात को कि हो क्या रहा है कि एक हाइब्रिड है, टॉल है, और एक रिसेसिव ड्वार्फ है, समझे, यानी कि एक ड्वार्फ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हो गया फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ और फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो एक टॉल आया और एक ड्वार्फ आया, ठीक है। तो टॉल एक आया और ड्वार्फ एक आया, यानी कि 50% का कंडीशन आ गया, 50% का कंडीशन आ गया। अरे भाई तुमने पहले ही देखा है ये, देखो ना एक्स वाई और एक्स का तुमने नहीं देखा था पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे कि हाँ भैया मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों के बीच में 50% का चांसेस होता है। पढ़ तो लिया है पहले ही, इसी को बस घुमा फिरा के पूछ देगा भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, समझ लो, बस इतना सा ही है हेरिडिटी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फूड चेन और 10% लॉ, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फीडिंग के लिए, ठीक है, यानी कि घास फूस को खा रहा डियर, ठीक है, डियर को खा रहा है टाइगर, घास फूस को खा रहा है इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग को खा रहा है सांप को खा रहा है ये पंछी, ठीक है। उसी तरह से फिर से देख लो, घास को खा रहा है ये क्रैब को खा रहा है ये फिश को खा रहा है ये बतख,
असल में बतख नहीं है, स्वान बोलते हैं उसको, सॉरी, जो भी बोलते हैं यार, अभी दिमाग, अरे यार इतना नहीं बोलेंगे। जैसे ये घास फूस है, घास फूस को खा रहा है क्रैब, क्रैब को खा रहा है ये फिश, और ये फिश को खा रहा है कौन, ये पंछी। ठीक है, तो सब एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है फीडिंग के लिए, ठीक है, अपना भोजन के लिए। तो इस ही एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं, इसी एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बायोटिक लेवल पे, इसी को बोलते हैं फूड चेन या फिर फूड वेब। समझ गए? तो देखो, ये जो घास फूस है ये हमेशा प्रोड्यूसर्स है या ऑटोट्रॉप्स है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल 1 पे। ठीक है, यहाँ पे डियर है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है, टाइगर जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है। इसी तरह से सेकंड केस में आ जाओ, है ना, घास फूस फिर से तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल 1 होता है ना, इंसेक्ट जो है वो तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल 2 होता है, फ्रॉग जो है वो ट्रॉपिक लेवल 3 हो गया, स्नेक जो है वो ट्रॉपिक लेवल 4 हो गया, पंछी जो है वो ट्रॉपिक लेवल 5 हो गया। इसी तरह से ये भी चलेगा। समझ गए? अब 10% लॉ क्या है भैया, ये समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। 10% लॉ समझ में नहीं आता है भैया, ये बता दो बस। भाई समझ 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 समझ, सन से जो लाइट आता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो बस 1% ही, बस 1% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। सन से जो एनर्जी मिलता है वो बस 1% ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट। मान लो कि अगर सन में तुम्हारा 10 लाख जूल एनर्जी है, ठीक है, तो बस 1% ही प्लांट के पास जाएगा, यानी कि 10,000 जूल, सिर्फ और सिर्फ 10,000 जूल को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन अब जो प्लांट से जो तुम्हारा जितने भी ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, अब लगेगा 10% रूल। 10% रूल क्या है भैया, समझाइए भाई। जैसे 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 मान लो ये डियर है, डियर ने प्लांट को खाया, ठीक है, तो इसके पास जो 10,000 एनर्जी था, अब इसके पास कितना एनर्जी मिला, इसको सनलाइट का कितना एनर्जी मिला, सिर्फ और सिर्फ 1000 एनर्जी मिला। कैसे 1000 एनर्जी मिला भाई, मैथ्स लगा लेना, इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें मैथ्स सिखा दूं। ठीक है, अब समझ, अगर अब ये डियर से जो है ये टाइगर के पास गया, ठीक है, डियर से ये एनर्जी, ये सनलाइट का एनर्जी टाइगर के पास गया, ठीक है, तो वापस से यहाँ पे 10% का कटौती हो गया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे 10,000 था, 10,000 सॉरी, पहले तो यहाँ पे 10,000 था, 10,000 से डियर के पास 1,000 आ गया, और 1,000 से जो टाइगर आया, टाइगर के पास कितना आ गया, बस और बस 100 जूल, बस और बस 100 जूल। ठीक है, तो इस तरह से 10% वृद्धि होते रहेगा, और सॉरी 10% जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाते जाएगा, उसी तरह से एनर्जी भी 10% कटता जाएगा। बस यही है 10% लॉ। इतना समझ जाओ, तुम्हारा बायोलॉजी में 20+ मार्क्स श्योर शॉट है। तो अब नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।